अस्सलाम वालेकुम। हमने रीनल सिस्टम की अपनी पिछली वीडियोस में जो बातें की थीं, इसमें हमको एनाटॉमी का काफ़ी हद तक हुआ था अंदाज़ा। अब हम जानते हैं कि हमारा गुर्दा या हमारी किडनी किस तरह बनी हुई है। अब हम थोड़ा-सा और गहराई में चलते हैं। हमने बात की थी नेफ्रॉन की जो यहाँ बना हुआ भी है और हमने कहा था कि फ़िल्ट्रेशन और कलेक्शन के अमल का ये बहुत ही बुनियादी सबब है और अहम सुतून है। तो शुरू करते हैं नेफ्रॉन से। इसका पहला हिस्सा जो है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसके पास है रीनल आर्टरी की कुछ शाखें। आप देख सकते हैं कि एक शाख ये आ रही है इस तरफ और एक इस तरफ, और हर आर्टरी की तरह इसकी शाखें निकलती हैं और तब्दील होती हैं आर्टीरियोल्स में। और ये आर्टीरियोल ही होती है जो सबसे पहले पहुंचती है ग्लोमेरुलस में। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक आर्टीरियोल जो कि आ रही है रीनल आर्टरी से, और इसका अपना नाम भी है। इसे कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आता है ए से, एफरेंट आर्टीरियोल जो जा रही है ग्लोमेरुलस की तरफ। ग्लोमेरुलस जो है ये है एक ऐसा लूपी स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इस तरह से आप देख सकते हैं कि घुमा हुआ होता है कुछ इस तरह, और फिर ऐसी निकलती है एक और शाख, और ये वही आर्टीरियल होती है और ये वही वेसल भी है जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये इस तरह घूमेगी और फिर ऐसे बाहर आएगी एक वेसल के तौर पर। ये जो है यहाँ पर इस हिस्से को हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। याद रखें, ये वाली है एफरेंट और ये वाली है एफरेंट आर्टीरियोल। ये है ई से एफरेंट। इसका मतलब है कि हमने पीछे छोड़ दिया है ग्लोमेरुलस को, और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है ग्लोमेरुलस। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो अहम बात है वो ये कि ये मेन जगह है बिल्कुल जहाँ होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का अमल इस जगह में होता है गुर्दे या किडनी के अंदर, जहाँ रीनल आर्टरी से आया हुआ खून हम लेते हैं और फिर हम यहाँ से पूरी एक अच्छी तादाद निकालते हैं फ्लूइड्स की, और फिर निकालते हैं कुछ आयंस भी, कुछ पानी और कुछ फुजला यानी वेस्ट, और हम छुटकारा पाते हैं फुजले और एक्स्ट्रा आयंस से। तो ये है वो जगह जहाँ हम लेते हैं खून और इसे करते हैं फ़िल्टर, यानी फ़िल्टरेट कह लें, कि इसे एक तरह से छानते हैं और फिर बाकी का खून वापस रवां हो जाता है। तो ये एफरेंट आर्टीरियल जो है ये तब्दील होती है एक कैपिलरी में, और फिर ये बन जाती है वैन्यूल। वैन्यूल में तब्दील हो जाती है और फिर बनती है रीनल वेन। ठीक है। अब ग्लोमेरुलस जो है ये लीक करता है फ्लूइड, जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ ने कलेक्ट करना होता है या उठाना होता है। अब ये फ्लूइड जो बाहर लीक करता है और जो चीज़ इसे पकड़ती है वो होती है एक कैप्सूल, जो कि बिल्कुल चिपकी हुई होती है ग्लोमेरुलस से। यहाँ पर ये मैं यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ और ये ऐसे जा रही है, और ये इसी तरह जाती है आगे बाकी के नेफ्रॉन पर। लेकिन ये कैप्सूल यहाँ, इस कैप्सूल को कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये डॉक्टर बोमन के नाम पर पड़ी है। यहाँ जमा होता है वो फ्लूइड जो बाहर आता है ग्लोमेरुलस से। इसके अंदर जो जगह है इसे कहते हैं बोमन्स स्पेस। यहाँ पर जमा होता है हमारा फिल्ट्रेट। अब एक सवाल जो यहाँ आता है वो ये कि फ्लूइड जो है वो यहाँ कैसे लीक होता है। ये पूरी जो तय जा रही है और इस तरह गोल घूम रही है, तो यहाँ पर होता है प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ये गोल घूम रहा है और यहाँ से खून मुसलसल रवानी में चल रहा है, तो जाहिर है कि यहाँ प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। तो ये कैसे बाकी आर्टीरियोल से है मुख्तलिफ, यहाँ पर क्यों हमें इतनी ज़्यादा लीकेज मिलती है। तो ये हमारी बॉडी में हर जगह तो नहीं होता। इसको समझने के लिए इस जगह को हम ज़रा करीब से देखते हैं और इस पर जूम इन करते हैं। ये वो जगह है जहाँ आर्टीरियोल और बोमन्स कैप्सूल मिलते हैं। इस जगह पर यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा होता है। तो जैसे ये यहाँ है हमारी वेसल जो जा रही है ऐसे, इसमें मौजूद है बहुत कुछ। इसमें मौजूद हैं आरबीसीज, इसमें मौजूद हैं डब्ल्यूबीसीज, इसमें मौजूद हैं प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन्स। बड़े प्रोटीन्स जो मैं यहाँ बना रही हूँ और ये लीक आउट नहीं होते, याद रहे। तो ये सब कुछ चलता है इस सिम्थ में इस तरफ, और हमारे पास यहाँ होते हैं आयंस भी। मैं यहाँ लिखती हूँ जैसे सोडियम, और यहाँ होंगे कुछ छोटे यूनिट्स भी जैसे कि अमाइनो एसिड्स। ये भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये हैं वो चीज़ें जो निकल सकती हैं बाहर, लीक कर सकती हैं। तो ये किस तरह जाती हैं बाहर आर्टीरियोल से बोमन्स स्पेस में। तो हमारी वेसल्स जो हैं ये बनी हुई होती हैं बहुत से सेल्स से।
ये हम सब जानते हैं। और वो सेल्स जो वेसल्स में इस जगह मौजूद होते हैं जो इनको लाइन करते हैं, इनको कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, और ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की तरह। इनमें होता है न्यूक्लियस और होते हैं ऑर्गेनेल्स जो बाकी के सेल्स में, खास तौर पे यूकैरियोटिक सेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक ख़ास चीज़ जो है इन वेसल्स के बारे में वो ये कि इसमें मौजूद हैं बहुत से छोटे छोटे सुराख या होल्स, और इसलिए इसको कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड। और यही छोटे सुराख जो हैं, इनकी वजह से ये छोटी चीज़ें जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह या सोडियम भी और ग्लूकोज भी ये लीक हो जाते हैं। ठीक है, ये होल्स वैसे ऐसे होते हैं जो इन प्रोटीन्स को भी गुजरने दें, लेकिन ये प्रोटीन्स इसलिए लीक नहीं होते क्योंकि यहाँ मौजूद है एक और लेयर जो कि होती है एंडोथीलियल सेल्स और ट्यूब्यूल्स के बीच। ये एक और मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये होती है सेमी परमिएबल, मतलब कुछ अब भी इसमें से गुजर सकता है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस बात को यकीनी बनाती है कि सारे छोटे साइज की चीज़ें चली जाएं बोमेन स्पेस में और ये बड़े प्रोटीन्स रहें अपनी जगह पर वापस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ मौजूद ट्यूब्यूलर सेल्स पर। ये है यहाँ पर इंटरैक्शन पॉइंट। इधर यहाँ बोमेन्स कैप्सूल के सिरे पर ये काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ इस तरह से, और ये एक तरह से ऐसे चिपके हुए होते हैं ऐसे वेसल से और एंडोथीलियल सेल से। तो ये कुछ ऐसी प्रोजेक्शंस जैसी लगती हैं यहाँ पर ऐसे, इसलिए इनको कहते हैं पोडोसाइट्स। पोडो से मुराद है पैर या पाँव। ये ऐसा जो है दिखने में ये पैरों जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये दिखने में ऐसे लगते हैं, इसलिए इनको कहते हैं पोडोसाइट्स। तो इनमें ये हैं ट्यूब्यूलर सेल्स और ये हैं पोडोसाइट्स। और एक और नाम इनका है एपिथेलियल सेल्स। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत सुना हुआ नाम था, तो वो हैं एंडोथीलियल सेल्स और ये हैं एपिथेलियल सेल्स। तो हम जाते हैं एंडोथीलियल सेल्स से एपिथेलियल सेल्स तक। इसके आगे की गुफ्तगू हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।